अब स्टार्ट कर रहे हैं हम आज से चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, थीम 9, क्लास 12, उसके क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, थीम 9, क्लास 12, question answers. So first question which is given in the book is describe the process of manuscript production in the Mughal court. मतलब जो manuscript लिखी जाती थी जिसके ऊपर सारे इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाते थे, जो भी राजा के बारे में, उसके शासन के बारे में लिखा जाता था, उसको किस तरह से उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स की प्रोडक्शन की जाती थी, किस तरह से उन्हें लिखा जाता था या उन्हें बनाया जाता था. तो इसमें आपको बताना है उसका प्रोसेस. तो सबसे पहले कुछ भी लिखने के लिए व्हाट यू नीड इज़ पेपर. पेपर आपको चाहिए कुछ भी लिखने के लिए. तो ऐसे ही वो पेपर मेकर, द फर्स्ट पॉइंट इज़ पेपर मेकर. तो वो पेपर मेकर के पास जाते थे जो कागज़ बनाने वाला होता था. उस वक्त मॉडर्न टाइप का ऐसे पेपर तो होता नहीं था. वो मैन्यूस्क्रिप्ट फोलियोज़ होते थे, ऐसे छोटे छोटे, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो अब, ऐसे फोलियोज़ हुआ करते थे. तो पेपर मेकर ये ब्लैंक बनाया करते थे उनको, और उसके बाद उसके ऊपर लिखा जाता था. सो पहला पॉइंट है पेपर मेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू प्रिपेयर दी फोलियोज़ ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट. जैसे आप ये अलग अलग चार देख रहे हो ना, ये फोलियोज़ हैं, ये मैन्यूस्क्रिप्ट के फोलियोज़. जैसे आज हम पेजेस कहते हैं, ऐसे फोलियोज़ कहते थे उनको. तो नेक्स्ट पॉइंट आता है स्किल राइटर. जैसे आज हम कोई कंटेंट राइटर की बात करते हैं, वैसे ही उस वक्त भी होते थे स्किल राइटर, जो अच्छी राइटिंग में कैलीग्राफी आती थी उनको. जैसे लिखा है स्क्राइब्स और कैलीग्राफर दे कॉपीड दी टेक्स्ट्स. सो टेक्स्ट को कॉपी किया करते थे, जो भी उनको बोला जाता था, जैसे उनको कहा जाता था, वो अच्छी राइटिंग में लिखा करते थे उस पेपर, उस मैन्यूस्क्रिप्ट पे. अब नेक्स्ट आता है गिल्डर्स हु इल्यूमिनेटेड द पेजेस ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट. इल्यूमिनेशन मतलब किसी को उभार के अच्छा बनाना. तो गिल्डर्स होते हैं जो हु इल्यूमिनेट समथिंग लाइक मैन्यूस्क्रिप्ट्स और पेजेस विद दी गोल्ड एंड ज्वेलरी. तो उस वक्त गोल्ड बहुत होता था, क्योंकि राजा लिखवा रहा है, तो गोल्ड से या किसी भी तरह से ज्वेलरी से उसकी ब्यूटिफिकेशन की जाती थी उस पेपर की, उस मैन्यूस्क्रिप्ट की. नेक्स्ट पॉइंट आता है मिनिएचर पेंटर. छोटी छोटी पेंटिंग्स जिसे बोलते हैं, जो मैन्यूस्क्रिप्ट पे की जाती हैं, उन्हें कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स. तो उनके पेंटर हुआ करते थे. जो टेक्स्ट लिखा होता था, जैसे जो भी इवेंट या स्टोरी जो भी लिखी होती थी उसके ऊपर, उसे पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करते थे, उसको पिक्चर की फॉर्म में पेंट किया करते थे उनके ऊपर. जैसे आज हम बुक्स में देखते हैं पेंटिंग हुई हुई है या कुछ भी है, तो ऐसे ही छोटी छोटी पेंटिंग्स वो किया करते थे टेक्स्ट के साथ. लास्ट में आता है बुक बाइंडर्स. जब सब हो जाता था, पेंटिंग, लिखना, सब कुछ हो जाता था, तब एंड में बुक बाइंडिंग की बारी आती थी. तो लास्ट पॉइंट है बुक बाइंडर हु गैदर्ड द फोलियोज एंड गेव इट टू द ओरिजिनल शेप ऑफ अ बुक. तो बुक की ओरिजिनल पूरे उसको बुक की फॉर्म में प्रिपेयर कर देते थे, वो बुक बाइंडिंग कर देते थे, फोलियोज की बाइंडिंग करके उसे एक बुक बना दिया करते थे. सो दिस वॉज द process of the manuscript production. Now the next question is, second question, in what ways would the daily routine and special festivities associated with the Mughal court have conveyed a sense of the power of the emperor. मतलब क्या है इसका कि किन तरीक़ों से, जैसे कि मुग़ल कोर्ट में जो डेली इवेंट्स होते थे, जो भी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ थी या स्पेशल फेस्टिवल्स पे जो हुआ करता था, वो किस तरह से मुग़ल एम्परर की, मतलब मुग़ल शासक की, राजा की, किस तरह से पावर प्रोजेक्शन में हेल्प करते थे. मतलब जो बहुत बड़े बड़े लेवल पे अरेंजमेंट वो लोग करते थे, तो किस तरह से उससे मुग़ल एम्परर की पावर का पता लगता था, आपको वो बताना है इसमें. तो आंसर आप ऐसे ही शुरू करेंगे, फॉर्मेलिटी जैसे लिखते हैं टेक्स्ट को, ये ज़रूर ऐसे टेक्स्ट से शुरू किया कीजिएगा ताकि आपके वर्ड्स और टेक्स्ट थोड़ा लंबा हो जाए. लाइक डेली रूटीन एंड स्पेशल फेस्टिविटीज़, जो भी क्वेश्चन में दिया हो, आप उसके बाद लिखेंगे इन द फॉलोइंग वेज. सो आप देखेंगे, स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट पॉइंट से. द एम्परर आफ्टर पर्सनल रिलीजियस प्रेयर्स अपीयर्ड ऑन द बालकनी फॉर झरोखा दर्शन. अब ये झरोखा दर्शन क्या होता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, झरोखा दर्शन होता है जैसे एक बड़ी सी एक विंडो आप समझ लो, गैलरी जिसको आज हम कहते हैं, घरों में गैलरी बनी होती है छोटी छोटी, जहाँ पे आप खड़े होकर ऊपर से देख सकते हो नीचे का. तो जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, अपने ऊपर गैलरी में आ जाते हैं, बालकनी में आके वेव करते हैं वहाँ से, तो ऐसे ही झरोखा दर्शन बोलते थे उसको.
तो अपनी रिलीजियस प्रेयर्स ख़त्म करने के बाद राजा डेली जो था एम्परर अपनी छोटी बालकनी पे आता था, जिसे झरोखा दर्शन कहते थे, जहाँ पे कई सारे लोग खड़े होते थे उनके दर्शन पाने के लिए। तो झरोखा दर्शन ये अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रॉडनिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द इम्पीरियल अथॉरिटी एज द पार्ट ऑफ द पॉपुलर फेथ। वो झरोखा दर्शन अकबर ने इसलिए शुरू किया था, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि लोग अपने धर्म को अपने सच्चे मन से जो मुग़ल अथॉरिटी है, जो मुग़ल की जो पावर है उसको माने। तो एक पूरा एक फेथ के साथ, एक पूरे अपने जिसे बोलते हैं सच्चाई के साथ उसे मान ले। तो एक इसका ऑब्जेक्टिव ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या आता है? द फोकस ऑफ द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कोर्ट वॉज ऑन द सॉवरन। सॉवरन होता है सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर, तो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर तो राजा ही था। तो उस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ था कोर्ट का, दरबार का, मुग़ल दरबार का, कि जो पावर थी, जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर थी, वो राजा के पास ही रहे। वॉज लिखा है ना, दैट द फोकस ऑफ द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द कोर्ट वॉज ऑन द सॉवरन। इट मिरर हिड स्टेटस एज अ हार्ट ऑफ सोसाइटी। जैसे आप छोटी सी इमेज देख रहे हो, तो सारी की सारी सुप्रीम पावर उसी ने अपने हाथ में ले रखी थी, राजा ने। और इट मिरर हिड स्टेटस एज अ हार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो जैसे कि एज अ सेंटर ऑफ द सोसाइटी होता है कि पूरा वो फोकस पॉइंट जो है वो राजा पे ही रहे, और सेंटर पीस उसका था थ्रोन, उसकी जो तख्त था, जिसे तख्त कहते हैं, वो उसको भी दैट विच गेव फिजिकल फॉर्म टू द फंक्शन ऑफ द सॉवरन एज पिलर। सो उसका सेंट्रल पीस क्या बन गया था? मतलब तख्त जो है, तख्त ही सब कुछ डिसाइड करेगा। तख्त मतलब तख्त पे बैठने वाला राजा, और तख्त को एक ऐसी फॉर्म दे दी गई थी कि वो सॉवरन की फॉर्म हो गई थी तख्त की। अगर तख्त पे राजा नहीं भी बैठा तो तख्त इतना पावरफुल उसको प्रोजेक्ट कर दिया गया था दैट गेव फिजिकल फॉर्म टू द फंक्शन ऑफ द सॉवरन एज पिलर। सो उसको इतना पावरफुल बना दिया गया था तख्त को और तख्त पे बैठने वाले उस राजा को। जैसे आप ये देख सकते हो इमेज में, ये कैसे तख्त पे बैठा हुआ है राजा और नीचे फरियादी हैं, नीचे उसके आसपास लोग हैं जो उससे प्रेयर्स करने आ रहे हैं, जो भी काम करवा रहे हैं। तो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर इससे पता लगती है कि सब कुछ राजा के हाथ में था, कोई किसी मिनिस्टर के हाथ में इतनी पावर भी नहीं दी हुई थी। थर्ड आता है द रूल्स रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ द मुगल एलिट्स। मुगल एलिट्स क्या होते हैं? जैसे एलीट क्लास होती है, हाई क्लास होती है, तो उनके लिए जो रूल्स थे वो बहुत ही ध्यान में रख के बनाए हुए थे, दैट वर लेड विद ग्रेट प्रिसीजन। इन कोर्ट, दरबार के अंदर, स्टेटस वॉट इज डिटर्मिन्ड बाय स्पेशियल प्रॉक्सिमिटी टू द एम्परर। मतलब जिसकी जितनी नज़दीकी होगी एम्परर से, राजा से, शासक से, उसका स्टेटस उतना ही बड़ा होगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वंस द एम्परर सैट ऑन द थ्रोन, एक बार तख्त पे जब बैठ जाता था शासक, सो कोई भी, नो वन वॉज परमिटेड टू मूव फ्रॉम द हिज पोजीशन और टू लीव विदाउट परमिशन। मतलब फिर जब एक बार राजा बैठ गया तो किसी को भी परमिशन नहीं होती थी, ना बाहर जाने की, ना ही वहाँ से हिलने की, विदाउट परमिशन ऑफ द एम्परर। फिफ्थ पॉइंट है वेन एवर द कोर्ट और दरबार वॉज हेल्ड, ऑल हु हैड एडमिटेंस, मतलब जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते थे, दे वर रिक्वायर्ड टू मेक द कॉर्निश। जैसे आप देख सकते हो नीचे झुककर सलाम करना, पूरा लेट जाते थे, झुककर सलाम करते थे और झुककर सलाम पूरा किया करते थे, और जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते थे। नेक्स्ट आता है द फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन टू द रूलर इंडिकेटेड द पर्सन स्टेटस इन हायरार्की। मतलब जो जितना ज़्यादा नीचे झुक कर या लेट कर, जैसे आप देख सकते हैं, जितना लेट कर इंसान उसे सैल्यूट किया करता था या उसके चरणों में गिरता था, उतना ही उसका बड़ा स्टेटस माना जाता था। तो मतलब डीपर प्रोस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेड हायर स्टेटस। मतलब जितना ज़्यादा वो नीचे उसे सलाम कर रहा है, जितना ज़्यादा नीचे झुक रहा है, उतना ही ज़्यादा उसका बड़ा स्टेटस माना जाता है। जैसे यहाँ पे पूरा नीचे लेट के डीपर प्रोस्ट्रेशन इसे कहते हैं, इस फॉर्म इसको, तो इट रिप्रेजेंटेड हायर स्टेटस। सेवन्थ है द डिप्लोमेटिक एनवॉयज, जैसे कि एम्बेसडर, राजदूत होते हैं जो, दे वर एक्सपेक्टेड टू ऑफर एन एक्सेप्टेंस फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग। जैसे आप ये फ़ोटो में देख रहे हो, इसने अपने हार्ट पे, अपने चेस्ट पे हाथ रखा हुआ है,
ईदर बाय बाउइंग डीपली और किसिंग द ग्राउंड, जैसे हमने लास्ट इमेज में देखा, जैसे या तो पूरा डीपली प्रोस्ट्रेशन करके या पूरा बोइंग डीपली पूरा नीचे ज़्यादा झुक कर, या फिर पर्शियन कस्टम था पहले अपने हाथ को अपनी फ्रंट ऑफ द चेस्ट पे रखना एज अ सल्यूट, एज अ ग्रीटिंग टू द एम्परर. सो दैट वाज द पर्शियन कस्टम ऑफ क्लास्पिंग वंस हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो. 8th पॉइंट है स्पेशल ओकेजन्स, जैसे कि ईद, शब बारात, एनिवर्सरी, कुछ भी बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते थे तो ये इस तरह से मनाए जाते थे दैट इट लेफ्ट ट्रिमेंडस इम्प्रेशन ऑन दी विजिटर्स. तो आने वालों पे, विजिटर्स पे बहुत अच्छा एक बड़ा इम्प्रेशन छोड़ते थे. तो इसीलिए एक ग्रैंडर, एक बहुत बड़ा ऐसा लगता था कि बहुत शान और शौकत और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल का होता था. 9th पॉइंट है ग्रैंड टाइटल्स वर अडॉप्टेड बाय द मुगल एम्परर्स. जो बड़े बड़े टाइटल्स जैसे कि ज़िल्ले इलाही एंड मैनी अदर टाइटल्स दैट वर अडॉप्टेड बाय दी मुगल एम्परर्स. तो बड़े बड़े टाइटल्स अपने नाम के आगे लगाते थे और कुछ भी कहीं भी जीत के आते थे या कोई नया कुछ करने जाते थे, तो जैसे कि ज़िल्ले इलाही एक था, अकबर के आगे लगता था. तो मुगल एम्परर्स इस तरह के ग्रैंड टाइटल्स का यूज़ करते थे अपने को अपना बड़ा दिखाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल कॉइन्स. मुगल कॉइन्स कैरिड द फुल टाइटल. जैसे कि आप देख सकते हो मुगल कॉइन्स पे पूरा टाइटल लिखा होता था. उन्हीं की जो लैंग्वेज उस टाइम चलती थी, पर्शियन चलती थी, तो उसमें पूरा टाइटल लिखा होता था उनके कॉइन्स पे. एंड दैट विद रीगल प्रोटोकॉल, और उनकी फ़ोटो भी कई बार बनी होती थी और पूरा जैसे एक स्टेट का, एक एम्परर का, एक पूरे का पूरा उस पर इम्प्रेशन होता था उस कॉइन पे. नेक्स्ट पॉइंट है अ कोचियर ऑलवेज अप्रोच्ड द एम्परर विद गिफ्ट्स. एम्परर के लिए हमेशा गिफ्ट्स लेके आता था. कोई भी दरबार में जब आते थे तो थोड़ी अमाउंट ऑफ मनी, कोई थोड़ी ज़्यादा लेके आता था. जैसे स्मॉल सम ऑफ मनी होती थी उसे नज़र कहते थे, नज़र. और लार्ज अमाउंट होती थी उसे पेशकश कहते थे कि पेशकश लेके आए हैं. तो कोई भी विज़िट करता था दरबार में दरबारी के तौर पे, तो उनके लिए गिफ्ट लेके आता था. जैसे कि छोटा अमाउंट हो तो नज़र और बड़ी अमाउंट हो तो उसे पेशकश कहते थे. नेक्स्ट पॉइंट है इवन इन द डिप्लोमेटिक रिलेशंस गिफ्ट्स वर रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट. मतलब किसी दो स्टेट के आपस में राजा भी मिल रहे होते थे या एम्बेसडर्स मिल रहे होते थे, तो गिफ्ट्स एक्सचेंज करना जो है ऑनर और रिस्पेक्ट का साइन माना जाता था. थर्ड क्वेश्चन है असेस द रोल प्लेड बाय द विमेन ऑफ द इम्पीरियल हाउस होल्ड इन द मुगल एम्पायर. तो विमेन का क्या रोल था जो मुगल के घरानों में थी, उनका क्या रोल रहा इस पूरे एम्पायर में. तो हरम एक टर्म यूज़ की जाती है फॉर द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ द मुगल्स. जो घरेलू लोग हैं, तो घरेलू के टर्म के लिए एक मुगल्स में एक टर्म यूज़ की जाती है हरम. तो ये पर्शियन वर्ड, फ़ारसी वर्ड से लिया गया है. इसका मतलब होता है सैक्रेड प्लेस, मतलब पवित्र स्थान. तो हरम कहते हैं, तो कहते हैं कि विमेन यूज्ड टू बी इन हरम. तो हरम कोई गलत वर्ड नहीं है, वो हरम इज़ मीन्स सैक्रेड प्लेस. तो जो मुग़ल हाउस होल्ड था, जो मुग़ल के घरेलू वर्ल्ड था, दैट कंसिस्टिंग ऑफ वाइव्स, उनकी बीवियां थी, कॉन्क्यूबाइंस जो बीवियों से थोड़े छोटे लेवल की होती हैं, एंड उनके नियर एंड डियर डिस्टेंट रिलेटिव्स वगैरह, एंड फीमेल सर्वेंट्स, स्लेव्स, सब स्लेव्स भी होते थे जो गुलाम जिसे बोलते हैं. तीसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पॉलीगैमी. उस वक्त पॉलीगैमी वाज प्रैक्टिस. पॉलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा बीवियां रखना. तो वाइडली प्रैक्टिस की जाती थी इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और स्पेशली जो रूलिंग ग्रुप्स थे, जो रजवाड़े थे, उनके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा थी. तो मैरिज वाज अ वे ऑफ सीमेंटिंग पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स एंड फॉर्जिंग अलाइंसेस. तो मुगल्स और राजपूत्स के बीच में ये जो मैरिज था, ये पॉलिटिकल रिलेशनशिप और अलायंस को बढ़ाने में और उनको मजबूत करने का बहुत ही अच्छा एक ज़रिया था, तरीका था. तो ये मैरिज उनके लिए ये भी था. तो राजपूत घरानों में और मुग़ल के घरानों में शादियां की जाती थी और पॉलीगैमी उस वक्त प्रैक्टिस की जाती थी पूरे
इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। द गिफ्ट ऑफ द टेरिटरी वॉज ऑफन अकम्पनीड बाय द गिफ्ट ऑफ द डॉटर इन मैरिज। जैसे जब शादी करते थे वो लोग अपनी लड़की की रजवाड़े, तो कन्यादान के साथ वो भूदान भी करते थे। ज़मीन को भी एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा वो अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल वालों को दे दिया करते थे। एंड दिस ensured कंटिन्यूइंग हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन द रूलिंग ग्रुप्स। प्रैक्टिस थी जो टेरिटरी देने की, जो ज़मीन देने की प्रैक्टिस थी, इसने क्या किया, इसने रिलेशनशिप को और रूलिंग ग्रुप्स जो रजवाड़े थे, इन रूलिंग ग्रुप्स के बीच में और ज़्यादा मजबूती लाई। एंड इट वॉज थ्रू दिस लिंक ऑफ मैरिज that developed as a result that the Mughals were able to form a vast kinship network that linked them to the important groups and helped them to hold a vast empire together। तो इस मैरिजेस की वजह से ही क्या हुआ कि उनका जो होल्ड था कई जगहों पे, दूसरी टेरिटरीज़ पे भी आता गया मुग़ल्स का, और उनका एक बड़ा एम्पायर बनने में इसने मदद की। तो वो लोग मैरिज से या अपने रिलेशनशिप से ही जीत लिया करते थे बहुत सारी चीज़ें, तो उन्हें कोई जंग लड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि रिलेशनशिप बन जाता था। तो ऑब्वियसली उनका होल्ड और इनका कंट्रोल दूसरी टेरिटरीज़ पे भी होना पॉसिबल हो जाता था। तो मैरिज वॉज अ वे ऑफ वेरी दैट कंटिन्यूइंग दैट cementing the relationships. In the Mughal household, a distinction was maintained between wives who came from royal families and other wives who were not of the noble birth। जो मुगल्स में जो रजवाड़ों के घरानों से उनकी बीवियाँ थी उन्हें बेगम कहा जाता था, और जो रजवाड़ों के ख़ानदान से नहीं थी, जो छोटे घरानों से थी, उन्हें आगा कहा जाता था। तो नेक्स्ट पॉइंट है द बेगम्स मैरिड आफ्टर रिसीविंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैश। बेगम जो थी, क्योंकि बड़े घरानों से होती थी, तो इसलिए उनके साथ डाउरी में, दहेज में बड़ा कैश और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें, वैल्यूएबल्स उन्हें दी जाती थी, और नेचुरली जिसकी वजह से उनको हायर स्टेटस मिलता था, अच्छी अटेंशन मिलती थी अपने हस्बैंड से एज़ कम्पेयर टू दी आगाज़। सो और उनके अलावा होती थी कॉन्क्यूबाइंस, जिसे हम कॉन्क्यूबाइंस को हम लेसर आगा भी कह सकते हैं। तो दे ऑक्यूपाइड द लोएस्ट पोजीशन इन द फीमेल्स। तो उनकी सबसे ज़्यादा लोएस्ट पोजीशन होती थी फीमेल्स में। नेक्स्ट है द आगा एंड द लोएस्ट आगा। जो आगा थी और उसके बाद जो कॉन्क्यूबाइंस थी, दैट कुड राइज टू द पोजीशन ऑफ द बेगम। अगर उनके हस्बैंड की मर्ज़ी होती थी, अगर वो खुश होते थे उनके हस्बैंड, तो वो उन्हें बेगम भी बना सकते थे, बेगम भी बना दिया करते थे कभी कभी। एंड प्रोवाइडेड दैट, और ये कंडीशन थी कि उसकी ऑलरेडी 4 बीवियाँ ना हों, तो वो कॉन्क्यूबाइन को भी बीवी बना सकता था। तो ये इस तरह का जो था विमेन के लिए जो कंडीशंस थी उस टाइम पे मुग़ल एम्पायर में, ये थी मुग़ल हाउस होल्ड में। लव एंड मदरहुड प्लेड इंपॉर्टेंट रोल्स इन एलिवेटिंग सच वीमेन टू द स्टेटस ऑफ लीगली वेडेड वाइज। जैसे कॉन्क्यूबाइंस होती थी या आगा होती थी, उनके बच्चे हो जाते थे अगर, तो वो उनके चांसेस बेगम बनने के बढ़ जाते थे, क्योंकि एक उनका वंश आगे उनकी तरफ से शुरू हो जाता था, तो इसलिए वो कई बार उन्हें बेगम इस वजह से भी बना दिया करते थे। वाइव्स के छोड़ के जैसे कई सारे मेल और फीमेल स्लेव्स, गुलाम भी हुआ करते थे जो मुग़ल हाउस होल्ड के अंदर थे। उनसे कई सारे छोटे काम करवाए जाते थे। तो और कुछ ऐसे काम भी जिनमें स्किल्स की ज़रूरत हो, तो ऐसे काम भी उनसे करवाए जाते थे। स्लेव्स इनक्स होते हैं जिसे हम ट्रांसजेंडर्स कहते हैं, जो तो दे मूव्ड बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइफ ऑफ द हाउस होल्ड। तो उनका जो था वो कभी हाउस होल्ड के अंदर भी उनका काम होता था, कभी हाउस होल्ड के बाहर भी उनका काम होता था। जैसे कि गार्ड्स की तरह पे वो रखे जाते थे, नौकरों की तरह, सर्वेंट्स की तरह, या फिर जो ट्रेड करती थी विमेन जो अपना, तो उसमें भी एज एजेंट्स ऑफ द विमेन होते थे। जैसे कई मुजरा होते थे, तो उनमें वो एक तरह के एजेंट्स होते थे, सेलिंग एजेंट्स इसके कह सकते हैं। तो ऐसे उनके ये काम, छोटे काम भी हुआ करते थे। सो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, दैट व्हाट वर द कंसर्न्स दैट शेप्ड मुगल पॉलिसीज़ एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स रीजन्स आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट। मतलब क्या ऐसे कंसर्न्स या क्या ऐसे रीजन्स थे जिन्होंने मुग़ल पॉलिसीज़ को, अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी को एक तरह से डेवलप किया। तो व्हाट द कंसर्न्स दैट शेप्ड द मुग़ल पॉलिसीज़ आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट। तो पहला था सफ़ाविड्स एंड कांधार।
सफ़ाविड्स थे ईरान के रूलर्स और कंधार है अफ़गानिस्तान में। तो यहाँ पे मुग़ल का मेन ऑब्जेक्टिव था हिंदू कुश माउंटेन से आने वाले डेंजर को, ख़तरे को रोकना, उसे कंट्रोल करना। वो कैसे था? वहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट पोस्ट थी, काबुल एंड कंधार। तो काबुल और कंधार की जो 2 इम्पॉर्टेंट पोस्ट थी, तो वहाँ से आने वाले हमले को या ख़तरे को रोकना मुग़ल्स का मेन एम था। अब क्योंकि ईरान, अब हिंदू कुश माउंटेन्स क्या है? हिंदू कुश माउंटेन्स है एक नेचुरल बॉर्डर है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं जो अफ़गानिस्तान और ईरान को नेचुरली सेपरेट करते हैं। सफ़ाविद ईरान के रूलर्स थे, उनके साथ मुग़ल्स की थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, और ताकि अफ़गानिस्तान से ख़तरा ईरान को भी था और इधर वाले इंडिया को भी था, तो इसीलिए हमलावर दोनों तरफ से ना पाएँ, क्योंकि कॉमन एनिमी था अफ़गानिस्तान, इसलिए दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी, सफ़ाविद्स के बीच में और मुग़ल्स के बीच में। इसीलिए उन्हें पोस्ट वहाँ पे काबुल और कंधार के पास उन्होंने पोस्ट लगा रखी थी मुग़ल्स ने। लेकिन 1622 में ऐसा हुआ कि 1622 में मुग़ल्स हार गए। सफ़ाविड्स ने जब अपना एक्सपेंशन की, जब अपना लड़ाई छेड़ दी, तो मुग़ल्स हार गए सफ़ाविद से, और उन्होंने उनके अपना किला और अपनी पोस्ट सफ़ाविद्स को देनी पड़ी। खैर, ये पहला रीज़न था जो फॉरेन पॉलिसी का, जो हिंदू कुश माउंटेन से आने वाले ख़तरे को, अफ़गानिस्तान से आने वाले ख़तरे को रोकना, दैट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो ये पहला रीज़न था जिसने फॉरेन पॉलिसी को डेवलप किया मुग़ल्स की। नेक्स्ट रीज़न क्या था? नेक्स्ट था ऑटोमन्स। ऑटोमन एम्पायर था, पूरे के पूरे सऊदी अरेबिया की तरफ, अरेबियन कंट्रीज़ का ऑटोमन एम्पायर था बहुत बड़ा। तो वहाँ से उन्हें क्या फ़ायदा था मुग़ल्स को? वहाँ से था तीर्थ का और व्यापार का, पिलग्रिमेज एंड ट्रेड का। तो उनके मुग़ल्स और ऑटोमन्स के बीच का जो रिलेशनशिप था वो था फ्री मूवमेंट ऑफ मर्चेंट्स एंड पिलग्रिम्स इन दी टेरिटरीज अंडर ऑटोमन कंट्रोल। ऑटोमन कंट्रोल के अंदर मक्का मदीना भी आता था, तो लोग हज पे जाते थे, तो उन्हें ताकि फ्री मूवमेंट मिल सके, इसलिए ऑटोमन्स के साथ उन्होंने अच्छी बॉन्डिंग बना के रखी हुई थी मुग़ल्स ने। तो इसीलिए, और व्यापार भी हो सके, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हैं और कई चीज़ें थी जो वहाँ से आती थी अरेबियन से, तो इसीलिए ईजी हो सके फ्री मूवमेंट ऑफ द मर्चेंट्स एंड फ्री मूवमेंट ऑफ द पिलग्रिम्स। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पिलग्रिम सेंटर फॉर मक्का एंड मदीना। मुग़ल्स ने क्या किया? रिलीजन और कॉमर्स को कंबाइन कर दिया, रिलीजन और ट्रेड को कंबाइन कर दिया, जैसे कि बाय एक्सपोर्टिंग एसेंशियल गुड्स टू द एडन एंड मुखा। ये एडन एंड मुखा, जैसे गल्फ़ ऑफ एडन है वहाँ उस तरफ, उन्होंने अब कुछ एसेंशियल गुड्स जो वहाँ पे नहीं होती थी, तो मुग़ल्स ने वो यहाँ एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी, एंड उसकी जो सेल से जो भी कमाई होती थी उसको चैरिटी में देना शुरू कर दिया, जो चैरिटीज़ होती थी, जैसे कि मक्का मदीना को जो श्राइन्स कंट्रोल कर रही थी, मैनेज कर रही थी, या रिलीजियस और साइट्स थी। ऐसा भी ना लगे कि वो सिर्फ कमाई के लिए ये सब कर रहे हैं, तो ये भी लगे कि वो चैरिटी भी करते हैं, और एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहे कंट्रीज़ के बीच में। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सी रूट, द पोर्टुगीज़ मर्चेंट्स सेट अप देयर ट्रेडिंग नेटवर्क स्टेशंस इन कोस्टल रीजन। पोर्टुगीज़ क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो क्रिश्चियन मिशंस कई बार उन्होंने भेजे इंडिया में 16th सेंचुरी में, जो उनके पार्ट था एज ए पार्ट ऑफ द ट्रेड एंड एम्पायर बिल्डिंग। तो पहला जो क्रिश्चियन मिशन था वो पहुंचा फतेहपुर सिकरी में 1580 में, अकबर के कोर्ट में, अकबर के पास। तो वो 2 साल तक वहाँ पे रहा। तो जो जेसुइट्स, जिसको हम क्रिश्चियंस कह सकते हो, जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले होते हैं क्रिश्चियंस, उन्होंने अकबर के बारे में उन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में अकबर से बात की। अकबर को काफ़ी क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते थे, नॉलेज देते थे, और ओलमा जो होते हैं मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स इस्लाम में, उनके साथ भी वो डिबेट करते थे। क्रिश्चियंस जो थे डिबेट करते थे मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ, वो कुछ अपने व्यू पॉइंट शेयर करते थे, कुछ मुस्लिम्स अपने व्यू पॉइंट शेयर करते थे, तो एक हेल्दी रिलेशनशिप बना हुआ था। फिर दो और मिशंस आए, 2 more missions वर सेंट टू द मुग़ल कोर्ट 1591 और 1595 में। पब्लिक असेंबलीज़ में क्रिश्चियंस जो थे, दे वर असाइंड प्लेसेस, वो उन्हें राजा के पास बैठने की अनुमति दे दी गई, राजा के पास उन्हें सीट दी जाती थी, उन्हें कुर्सी दी जाती थी राजा के
जहाँ तख्त होता था उसके बिल्कुल करीब उन्हें बिठाया जाता था जब कोई भी पब्लिक फंक्शंस होते थे। तो क्रिश्चियंस को काफ़ी रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो गई अकबर के दरबार में। क्रिश्चियंस के जो अकाउंट, क्रिश्चियन के जो लिखे हुए क्रॉनिकल्स हैं वो ये कन्फर्म भी करते हैं द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पर्शियन क्रॉनिकल्स अबाउट द स्टेट ऑफिशियल्स एंड द जनरल कंडीशंस ऑफ लाइफ। तो जो क्रिश्चियन के अकाउंट्स हैं, क्रॉनिकल्स हैं, वो पर्शियन क्रॉनिकल्स के साथ भी वेरीफाई होते हैं, मेल खाते हैं, मैच करते हैं अबाउट द स्टेट ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स थे वहाँ के, और जर्नल कंडीशंस जो हुआ करती थी मुग़ल पीरियड में। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसे हेल्दी रिलेशनशिप बना हुआ था रिलीजन का और ट्रेड का और एम्पायर बिल्डिंग का। अब अगला आता है 5th क्वेश्चन, डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ मुग़ल प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें मुग़ल जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थी, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो स्टेट्स की, एक तो होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो सेंटर लेवल पे होती है, एक होती है प्रोविंसेस की, जैसे आजकल हमारे स्टेट्स होती हैं, तो वैसे उस टाइम प्रोविंसेस होते थे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में फीचर्स आपको इसमें बताने हैं। एंड हाउ डिड द सेंटर कंट्रोल द प्रोविंसेस, सेंटर ने कैसे कंट्रोल करता था प्रोविंसेस को। तो उसमें पहला पॉइंट आएगा, वहाँ पे पोस्ट्स के बारे में आप बता सकते हो। देयर वर दीवान, बख्शी, सदर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दी सेंट्रल मिनिस्टर्स, दीवान आला, मीर बख्शी, सादर उस सुदर। अब इनके मतलब क्या होते हैं? मीर बख्शी होता है पे मास्टर जनरल, जो पे मास्टर होता है, जो सैलरी सबकी डिसाइड करता है, तो उनका हेड मीर बख्शी। दीवानी आला कहते हैं फिनांस मिनिस्टर को। सदर उस सुदर कहते हैं मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स, जो ग्रांट्स देता है, जैसे आजकल भी सेंटर में गवर्नमेंट को ग्रांट्स प्रोवाइड करती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, ऐसे ही उस टाइम भी होता था। तो ये ग्रांट्स का मिनिस्टर था जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ग्रांट्स देता था, सदर उस सुदर कहते थे। काजी जो होते हैं वो होते हैं इंचार्ज ऑफ अपॉइंटिंग लोकल जजेस, तो जो लोकल जजेस को अपॉइंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे वो उनको काजी थे। तो इस तरह से ये पोस्ट थी। तो ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का एक पहला फीचर आप बता सकते हो। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता था वो होता था गवर्नर, जिसे सूबेदार कहा जाता था। हु डायरेक्टली रिपोर्टेड टू द एम्परर, जो राजा को डायरेक्टली रिपोर्ट करता था। जो एक सूबा जो है डिवाइडेड होता था इन बिटवीन दी सरकार्स, जैसे कि सूबा समझ सकते हो एक डिस्ट्रिक्ट को आप, और डिस्ट्रिक्ट में कई सारे सिटीज़ होते हैं। तो इसी तरह से वहाँ तब के टाइम पे सूबा वाज डिवाइडेड इनटू सरकार्स। फौजदार्स क्या होते थे? फौजदार्स वर डिप्लॉयड विद कंटिजेंट्स ऑफ हैवी कैवलरी एंड मस्केटियर्स इन डिस्ट्रिक्ट। कैवलरी होती है जो घोड़ों पे आर्मी चलती है, घोड़सवार होते हैं। तो फौजदार उनके कंटिजेंट्स के साथ, उनके बटालियन के साथ अपॉइंट किए जाते थे फौजदार। लोकल लेवल पे परगनाज होते थे। आज भी बंगाल में आप देखो तो एक डिस्ट्रिक्ट नाम से है परगना डिस्ट्रिक्ट, साउथ 24 परगनाज। तो लोकल लेवल पे परगना हुआ करते थे जो विच वर लुक्ड आफ्टर बाय दी कानूंगो। कानूंगो होता था रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का कीपर। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स जैसे कि आजकल तहसीलदार आप समझ सकते हो, तो कानूंगो होते थे उस टाइम पे, जो रिकॉर्ड्स, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स रखा करते थे। जो भी कमाई होती थी स्टेट की, उस एरिया की, उसके रिलेटेड रिकॉर्ड्स रखा करते थे कानूंगो। परगनाज के ऊपर हुआ करते थे कानूंगो। तो कानूंगो थे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के कीपर हुआ करते थे, और जो परगनाज थे वो उनके नीचे हुआ करते थे। अब इसी तरह से चौधरी हुआ करते थे जो इंचार्ज हुआ करते थे रेवेन्यू कलेक्शन के। जो रेवेन्यू कलेक्शन के इंचार्ज थे उन्हें चौधरी कहा जाता था। काजी तो आपको मैंने बताया ही है। एंड देयर वर क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, मैसेंजर्स, जो मैसेज पहुंचाने वाले इधर से उधर लोग होते थे। एंड अदर फंक्शनरीज हु वर टेक्निकली क्वालिफाइड, जो टेक्निकल क्वालिफाइड ऑफिशियल थे वो भी होते थे। वो दे फंक्शनड विद स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स। जो भी रूल्स एंड प्रोसीजर्स वहाँ पे उस टाइम होते थे उसके हिसाब से वो काम किया करते थे। लैंग्वेज कौन सी होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पर्शियन वॉज दी लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन विलेज अकाउंट्स के लिए, विलेज के कामों के लिए लोकल लैंग्वेज भी यूज़ की जाती थी। पर्शियन वॉज द मेन ऑफिशियल लैंग्वेज आप कह सकते हो उस वक्त मुग़ल एम्पायर की थी,
जिसको अकबर ने फेमस किया था पर्शियन को, उससे पहले टर्किश हुआ करती थी। तो अकबर के टाइम से पर्शियन ही वॉज द मेन लैंग्वेज। द मुगल एम्परर एंड हिज कोर्ट कंट्रोल्ड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus डाउन टू द विलेज लेवल। तो मुग़ल एम्परर, जो मुग़ल राजा था मुग़लों का, और उसका जो दरबार था, वो पूरे का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासन को हैंडल करते थे, विलेज लेवल नीचे तक वहाँ से कंट्रोल होता था। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब प्रोविंशियल गवर्नर्स बिकेम पावरफुल। औरंगज़ेब की डेथ के बाद प्रोविंशियल गवर्नर्स ज़्यादा पावरफुल हो गए, करप्ट भी हो गए, एंड दिस लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द मुग़ल एम्पायर। और सारे का सारा ख़जाना धीरे धीरे खाली होता गया, जिसकी वजह से मुग़ल एम्पायर डाउनफॉल हो गया, पूरा नीचे गिर गया, ख़त्म होने की कगार पे आ गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस विद एग्जांपल्स द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ मुग़ल क्रॉनिकल्स। अब क्रॉनिकल्स के फीचर्स आपको बताने हैं, जिसके ऊपर चैप्टर है। क्रॉनिकल्स होते क्या हैं? क्रॉनिकल्स का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। क्रॉनिकल्स वर्ड ही उससे बना है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, पूरे एक डेट वाइज रिकॉर्ड होता है इवेंट्स का। जो भी इवेंट हो रहा है डेली रूटीन में, जो भी घट रहा है, एक्टिविटी हो रही है, उसको आप एक नोट करते जाते हैं। जैसे एक डायरी में आप लिख देते हैं कि आज ये हुआ, आज ऐसा था, ये चीज़ ऐसी है, ताकि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स को पता लग सके कि कैसा उस टाइम पे फंक्शंस हुआ करते थे, कैसे उस टाइम पे काम होता था, कैसी गवर्नमेंट होती थी और ये सब। सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टडिंग द एम्पायर एंड इट्स कोर्ट, जो भी आज हम वैसे पढ़ रहे हैं वो इन क्रॉनिकल्स में से काफ़ी इन्फॉर्मेशन वही पढ़ रहे हैं हम। तो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर स्टडिंग द एम्पायर एंड इट्स कोर्ट, पूरे एम्पायर और पूरे कोर्ट को स्टडी करने का एक अच्छा सोर्स है। दे वर रिटन इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट अ विजन ऑफ एन एनलाइटेंड किंगडम। वो लिखे इसलिए जाते थे, एक उनका विजन होता था कि एक बहुत ही एक सुलझा हुआ किंगडम, बहुत ही सुलझा हुआ शासन, जिसे कहते हैं समझदार शासन, हम प्रेजेंट करें। तो इसलिए वो क्रॉनिकल्स लिखे जाते हैं, जिसे जो भी पढ़े वह ये समझे कि हाँ वहाँ पे बहुत समझदार लोग थे और बहुत ही परफेक्ट वे से वो चलता था। मुगल क्रॉनिकल्स दे फोकस्ड ऑन इवेंट्स रिलेटेड टू लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया, लाइफ ऑफ द रूलर, देयर फैमिली, कोर्ट, नॉबल्स, जो भी मिनिस्टर्स थे, वॉर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सब कुछ। These chronicles were written in Persian क्योंकि अभी आपने पढ़ा was the main language of the administration. This language flourished as a language of the court of and literary writings. Literary writings में भी language use होने लगी. Alongside the North Indian languages already थी, जैसे कि हिंदवी, जिसको हम हिंदी कहते हैं, हिंदवी एंड द इट्स रीजनल वेरिएंट्स, जो भी रीजनल लैंग्वेजेस थी वो भी साथ साथ यूज़ होती थी, बट पर्शियन बिकेम द मेन लैंग्वेज। Chronicles narrating the events of Mughal emperor's reign contained alongside the written text images, मतलब टेक्स्ट के साथ इमेजेस, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, उसके साथ इमेजेस होती थी, पेंटर पेंट करते थे, दैट डिस्क्राइब एन इवेंट इन विजुअल फॉर्म। अगला पॉइंट आप लिखोगे कि व्हेन सीन्स और थीम्स इन अ बुक वर टू बी गिवन विजुअल एक्सप्रेशन, तो स्क्राइब लेफ्ट ब्लैंक प्लेसेस। तो जब भी कोई सीन्स पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करने होते थे, तो जो लिखने वाले होते थे, कैलीग्राफर, जो टेक्स्ट लिखते थे, तो वो ब्लैंक स्पेस छोड़ देते थे फॉर द पेंटर, जिसमें मिनिएचर पेंटिंग्स बाद में पेंटर बना सके और उसको विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट कर सके। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दैट व्हाट वर द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द मुगल नोबिलिटी एंड हाउ वाज देयर रिलेशनशिप विद द एम्परर शेप्ड। तो हमें इसमें फ़ीचर्स बताने हैं ऑफ द मुग़ल नोबिलिटी। मुग़ल नोबिलिटी मतलब मुग़ल में जो मिनिस्टर्स थे, वहाँ के ऑफिशियल्स थे बड़े बड़े, और जो भी दरबार के इम्पॉर्टेंट लोग थे, नॉबल्स थे, तो उनका किस तरह से रिलेशनशिप बना एम्परर के साथ, किस तरह से डेवलपमेंट हुई उनके रिलेशनशिप की, और क्या ख़ास फीचर्स थे, क्या डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे उनके बारे में, तो हमें उसके बारे में बताना है। तो अब उनके बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि मुग़ल क्रॉनिकल्स, एक तो मुग़ल क्रॉनिकल्स ने ऐसा विजन प्रेजेंट किया लोगों के सामने, स्पेशली अकबरनामा ने, जहाँ पे सारे के सारी पावर रेस्ट सोनली विद दी एम्परर, मतलब शासक के पास सुप्रीम पावर है, एजेंसी रेस्ट सोनली विद द एम्परर एंड द रेस्ट ऑफ द किंगडम फॉलोइंग हिज ऑर्डर्स, और बाकी सारा ऑर्डर जो किंगडम है वो उसके ऑर्डर्स फॉलो करता है। एंड इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट पिलर्स के बारे में बताया गया है क्रॉनिकल्स में, दैट इम्पॉर्टेंट पिलर्स जिस पे ये
ऑर्गेनाइजेशन जिस पे ये शासन जो है टिका हुआ था। अब वो पिलर्स कौन से हैं वो देखिए। इंपॉर्टेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जिसको कह सकते हैं, जैसे आज डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और डिफरेंट पिलर्स हम कहें तो लेजिस्लेटिव होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होती है। ऐसे ही उस वक्त भी पिलर्स थे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पे जिस पे किंगडम जो था वो स्टैंड कर रहा था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर जो था वो था नोबिलिटी। तो नोबिलिटी वॉज रिक्रूटेड फ्रॉम डाइवर्स एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स। जैसे कि नोबिलिटी में मिनिस्टर्स, बड़े बड़े ऑफिशियल्स, जैसे आप आजकल देखें तो आप आईएएस ऑफिसर्स हैं या बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, उस वक्त भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स होते थे। जैसे अपने भी पीछे पड़ा बख्शी, मीर बख्शी, काजी, ये सब नोबल्स। तो ये रिक्रूट किए जाते थे डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप से, अलग अलग रिलीजियस और अलग अलग ग्रुप से, एथनिक ग्रुप से ये लोग रिक्रूट किए जाते थे, which ensured that no faction was large enough to challenge the authority of the state। ये ऐसे क्यों किया जाता था? क्योंकि अगर एक ही धर्म के या एक ही ग्रुप के लोगों को वो ज़्यादा रिक्रूट करेंगे तो वो बगावत भी कर सकते हैं, वो खिलाफ भी हो सकते हैं एम्परर के, और एक अलग से शासन क्रिएट कर सकते हैं अपना। तो इसीलिए ऐसा ना हो, ऐसी बगावत ना हो, ऐसी कोई अपोजिशन ना हो, तो इसलिए वो सभी अलग अलग धर्मों से, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप से रिक्रूट करते थे, ताकि किसी की भी इतना ग्रुप बड़ा ना हो सके जो एम्परर को चैलेंज करे। तीसरा आता है ऑफिसर कोर। ऑफिसर कोर ऑफ द मुगल्स डिस्क्राइब्ड एज द गुलदस्ता, बुके ऑफ फ्लावर्स। मतलब उनकी जो एक ग्रुप जो ऑफ द ऑफिशियल्स है मुगल्स का, उसे गुलदस्ता का नाम दिया गया। हेल्ड टुगेदर बाय द लॉयल्टी टू द एम्परर, मतलब उनकी जो लॉयल्टी है एम्परर के लिए उसने उनको बांध के रखा हुआ है इन ऑफिशियल्स को। तो ये गुलदस्ता उन्हें कहा जाता था कि दीज आर दी फ्लावर्स, बुके ऑफ फ्लावर्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द लॉयल्टी टू द एम्परर, मतलब जो उनकी लॉयल्टी है एम्परर के लिए उसके साथ वो बंधे हुए हैं। एंड तुरानी इरानियन नॉबल्स वर ऑल्सो प्रेजेंट, मतलब जैसे इरानियन नॉबल्स जो थे ईरान के, तुरानियन रीजन भी था वहाँ पे ईरान के पास, तो वहाँ के नॉबल्स भी यहाँ मुग़ल किंगडम में प्रेजेंट थे। अगला आता है होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेज गिवन दी रैंक्स। उस वक्त रैंक्स को मनसब कहा जाता था, मनसब्स, और कंप्राइजिंग 2 डिफरेंट डेजिग्नेशंस, न्यूमेरिकल डेजिग्नेशंस, जिसमें ज़ात विच वॉज एन इंडिकेटर ऑफ द पोजीशन इन द इम्पीरियल हायरार्की। लेवल ऑफ पोजीशन क्या है आपका किंगडम के अंदर, कोर्ट के अंदर, दरबार में, राज में या शासन में मैं कहूँ, हायरार्की होती है लेवल ऑफ अथॉरिटी। तो मतलब कि ज़ात जो था वो एक इंडिकेटर था कि किसकी क्या पोजीशन है और कितने लेवल की अथॉरिटी है किसके पास। एंड द सैलरी ऑफ द ऑफिशियल, तो ज़ात से पता लग जाता था कि किसकी कितनी लेवल है, कितना किसी की पोजीशन है और उसकी सैलरी कितनी होगी उस हिसाब से। जैसे आजकल हमें पता लग जाता है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, तो ऐसे ही वहाँ पे पता लग जाता था। ज़ात उस वक्त कहते थे, रैंक को कहते थे मनसब, और ऑफिशियल को कहते थे मनसबदार, जिसके पास जो रैंक होल्डर हो। और ज़ात जो था एक इंडिकेटर था, मतलब ज़ात जो एक था, एक पैरामीटर समझ सकते हो उसको, जिससे पता लग जाता था कि कौन कितना लेवल का है। एंड सवार विच इंडिकेटेड द नंबर ऑफ हॉर्समैन। सवार से पता लग रहा है कि कुछ सवार, किसी चीज़ पे सवार होना, तो वो सवार से पता लगता था कि कितने हॉर्समैन, कितने घुड़सवार हैं सर्विस में। ठीक है, तो ज़ात और सवार ये ऐसे पैरामीटर्स थे जिससे पता लगता था। तो ये एक फ़ीचर है नोबिलिटी का, और ये मनसब सिस्टम जो था अकबर ने डिज़ाइन किया था। ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स, थोड़े से आध्यात्मिक रिलेशनशिप्स भी विद द सेलेक्ट बैंड ऑफ हिज नोबिलिटी बाय ट्रीटिंग दैम एज हिज डिसाइपल्स। डिसाइपल्स यानी कि मुरीद, किसी को अपना चेला बनाना, डिसाइपल बनाना, मुरीद कहते हैं उसे। तो अकबर ने डिज़ाइन किया था मनसब सिस्टम, तो कुछ के साथ उसने आध्यात्मिक डिस्कशन, स्पिरिचुअल डिस्कशंस करता था, अपना मुरीद बना लिया ताकि वो उसके ही हमेशा लॉयल रहें। और नेक्स्ट था फॉर द मेंबर्स ऑफ द नोबिलिटी इम्पीरियल सर्विस वाज अ वे ऑफ एक्वायरिंग पावर। और नोबिलिटी के लिए इम्पीरियल सर्विस, जो राज के लिए सर्विस थी, शासन के लिए जो अपनी सर्विस वो दे रहे थे, वो एक तरह के उनका पावर एक्वायर करने का ज़रिया था।
एंड पावर के लिए, वेल्थ के लिए, हाईएस्ट रेपुटेशन के लिए, जो कि सभी लोग करते हैं, आज भी करते हैं। तो पावर, वेल्थ, हाईएस्ट पॉसिबल रेपुटेशन के लिए वो इंपीरियल सर्विस उनका एक ज़रिया था वो। अ पर्सन विशिंग टू जॉइन दिस सर्विस पेटिशन्ड थ्रू अ नॉबल। अगर किसी पर्सन को सर्विस ज्वाइन करनी होती थी तो नॉबल के थ्रू उसको पेटिशन यानी कि लेटर भेजी जाती थी। हु प्रेजेंटेड अ तजवीज़ टू द एम्परर। ताजवीज़ वो क्या करता था कि फिर एम्परर को वो अपनी एप्लीकेशन देता था। ताजवीज़ होती है जो एक एप्लीकेशन को बोलते हैं, जैसे हम जॉब एप्लीकेशन देते हैं, तो जॉब एप्लीकेशन देता था फिर वो राजा को। देखिए, ताजवीज़ वॉज ए पेटिशन प्रेजेंटेड बाय अ नॉबल मैन टू द एम्परर। नॉबल जो था एम्परर को ताजवीज़ पेटिशन जो थी तो वो प्रेजेंट करता था। रिकमेंडेड कि ये एप्लीकेंट एक मनसबदार की तरह, रैंक होल्डर की तरह रिक्रूट किया जाए। तो मतलब ताजवीज़ एक पेटिशन, एक अर्ज़ी, एक दरख्वास्त, एक एप्लीकेशन होती थी जो नॉबल मैन एम्परर को देता था। किसके बिहाफ पे? उस पर्सन के बिहाफ पे जिसने नौकरी लेनी होती थी। नेक्स्ट है, इफ़ द एप्लीकेंट वॉज फाउंड सूटेबल अ मनसब वॉज ग्रांटेड टू हिम। अगर किसी को सूटेबल लगता था वो, तो वो मनसब उसको दे जाता था, रैंक उसको दे दी जाती थी। मीर बख्शी जो पे मास्टर जनरल होता है, जो पे सैलरी का एक हेड होता है, स्टूड इन ओपन कोर्ट, दरबार में खड़ा हो जाता था ऑन द राइट ऑफ द एम्परर, एम्परर के बिल्कुल राइट साइड पे, एंड प्रेजेंटेड ऑल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट या प्रमोशन। तो अपॉइंटमेंट और प्रमोशन होती थी चाहे जिसकी किसी की भी, तो सबको मीर बख्शी जो था वो प्रेजेंट करता था सारे कैंडिडेट्स को। तो ये हो गया रिक्रूटमेंट का सिस्टम, ये एक रिक्रूटमेंट ऑफ द नॉबल्स का सिस्टम। इस तरह से रिलेशनशिप डेवलप होता था एम्परर और उनके बीच में, जैसे हमने पढ़ा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप था। तो कई ऐसे फीचर्स हैं। नेक्स्ट आता है, अकबर विद दीज एंड अदर एडवाइज़र शेप्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव, फिजिकल, मॉनिटरी इंस्टीट्यूशंस। प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, फिजिकल यानी कि बजट रिलेटेड, फिनांस रिलेटेड, मॉनिटरी यानी कि पैसे से रिलेटेड। तो सारे के सारे जो इन एडवाइज़र्स के साथ, इन नॉबल्स के साथ सारे डिसीजंस लेता था और शेप पॉलिसीज़ बनाता था। नॉबल्स स्टेशनड एट द कोर्ट, जो नॉबल्स जो थे दरबार में रिक्रूटेड होते थे, डिप्लॉय होते थे, उन्हें तैनाती रकब कहा जाता था। मतलब जो तैनाती रकब मतलब जो रकब मतलब कोर्ट में जो तैनात हैं, तैनाती रकब। वॉर अ रिज़र्व फोर्स, एक रिज़र्व फोर्स थी, टू बी डिप्यूटेड टू अ प्रोविंस और मिलिट्री कैंपेन। तैनाती रकब एक रिज़र्व फोर्स होती थी जिन्हें प्रोविंस में डिप्यूट किया जाता था या किसी मिलिट्री कैंपेन, कोई लड़ाई के लिए भेजा जाता था। तो वो एक रिज़र्व फोर्स की तरह, जैसे CRPF होती है आज के टाइम पे, ऐसी तैनाती रकब होती थी उस टाइम पे। तो जो भी नॉबल्स कोर्ट में होते थे उनकी तैनाती रकब होती थी और फिर उनको भेजा जाता था किसी प्रोविंस वगैरह में। नॉबल्स वर ड्यूटी बाउंड टू अपीयर ट्वाइस अ डे। नॉबल्स को एक कंपलसरी था कि आपको अटेंडेंस देनी है दिन में 2 बार, ट्वाइस अ डे, टू एक्सप्रेस देयर सबमिशन टू द एम्परर। अपनी लॉयल्टी एम्परर को प्रोजेक्ट करने के लिए उनको 2 बार दिन में अपनी अटेंडेंस देनी पड़ती थी। नेक्स्ट है, दे ऑल्सो हैड टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गार्डिंग द एम्परर। तो उनको एम्परर की यानी कि शासक की सेफ्टी के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती थी, एंड हिज हाउस होल्ड, उसके पूरे फैमिली और घर के लिए भी। और 24 घंटे उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो अपने एम्परर की और उसकी पूरी फैमिली की और उसके पूरे शासन की सेफ्टी रखें, गार्ड करें उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ मुगल आइडियल ऑफ किनशिप। तो इसमें आपको वो एलिमेंट्स बताने हैं जो मुगल आइडियल ऑफ किंगशिप, जो मुगल का आइडियल था एक किंगशिप का, उसके एलिमेंट्स आपको बताने हैं। तो फर्स्ट आया उसमें आइडिया ऑफ फरीजादी, ऑब्जेक्ट रिसीविंग लाइट इमेनेटिंग फ्रॉम गॉड। एक कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट कि जो फरीजादी मतलब, अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया देयर वॉज हायरार्की इन विच द डिवाइन लाइट वॉज ट्रांसमिटेड। तो फरीजादी एक ऐसा बना रखा था उन्होंने आइडियल सा कॉन्सेप्ट, जो रियलिस्टिक इतना नहीं था, बस उन्होंने एक एम्परर को बड़ा दिखाने के लिए एक फरीजादी एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि
जो एम्परर है, राजा है, उसको सीधी डिवाइन लाइट मिलती है, मतलब भगवान से उसको सीधी एक विजडम मिलता है जो वो आगे अपने नॉबल्स को और अपने लोगों में बांटता है। तो एक हायरार्की इसमें भी बना रखी थी कि भगवान के करीब, सबसे करीब जो है ही राजा है, राजा एक भगवान की तरह है, और वो फिर अपने जो भी उनके नॉबल्स हैं, जो भी उनके वहाँ पे कोर्ट में रहते हैं लोग, तो उनको वो विजडम जो है वो एक तरह का कहें कि जो एक भगवान की तरह एक आशीर्वाद जो है वो देता है। हु बिकेम द स्पिरिचुअल सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर हिज सब्जेक्ट्स, मतलब उनको भगवान की ओर ले जाने वाला रास्ता दिखाता है। डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस कम्युनिटी जैसे कि हिंदू, जैन, ज़ोरास्ट्रियंस होते हैं ये पारसी लोग, मुस्लिम्स, एज द सोर्स ऑफ ऑल पीस एंड स्टेबिलिटी दे एम्परर स्टूड अबव ऑल रिलीजियस एंड एथनिक ग्रुप्स मेडिएटेड अमंग देम। तो पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए जो राजा था वो इन सब रिलीजियस और एथनिक ग्रुप जो डिफरेंट थे वहाँ पे, उनके सबसे टॉप पे रहता था। एंड इंश्योर्ड दैट जस्टिस एंड पीस प्रिवेल्ड, वो ये ध्यान में रखता था कि ये आपस में लड़े ना, और एक वो बना के रखता था उनके बीच में जो एक फ्रेंडशिप है, जो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप है। इसमें एक आइडियल आता है सुली कुल का आइडियल, एब्सोल्यूट पीस मतलब कॉर्नर स्टोन ऑफ एनलाइटेंड रूल, मतलब भगवान की तरफ से दिया हुआ एक आशीर्वाद जिसकी वजह से वो रूल चल रहा है। तो सुली कुल का मतलब था एब्सोल्यूट पीस, मतलब संपूर्ण शांति। ऑल रिलीजन्स एंड स्कूल्स ऑफ थॉट, जितने भी डिफरेंट रिलीजन्स थे, जितने भी अलग अलग मान्यताएं वाले लोग थे, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी हुई थी कि आप फ्री हो, अपने आप के स्वतंत्र हो, आप अपने आप को अपने व्यूज़ प्रेजेंट करने के लिए, जैसे आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप कुछ भी बोल सकते हो, बट ऑन कंडीशन कि वो अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, मतलब एम्परर के जो अथॉरिटी है, एम्परर की जो रूल है, उसके खिलाफ ना जाएं, या आप आपस में लड़ें मत, और फाइट अमंग देमसेल्व्स। तो सुली कुल एब्सोल्यूट पीस का एक आइडियल उसने बनाया हुआ था एम्परर ने, कि जितने रिलीजन्स हैं उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बस उस कंडीशन पे कि वो एम्परर के ख़िलाफ़ ना जाएं, स्टेट के ख़िलाफ़ ना जाए, और आपस में लड़े ना। अकबर अबॉलिश्ड द टैक्स ऑन पिलग्रिमेज इन 1563, जो तीर्थ पे जाने के लिए पहले टैक्स लगाया जाता था, अकबर ने उसे हटा दिया था। एंड जजिया इन 1564, जजिया टैक्स होता था, एक तरह की प्रोटेक्शन मनी ली जाती थी, जो नॉन मुस्लिम्स होते थे उनसे प्रोटेक्शन मनी ली जाती थी कि आप मुस्लिम रूल के अंडर रह रहे हो तो आपको एक प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ेगी फॉर दी, आपको रहने के लिए। तो एक जजिया एक टैक्स लगाया जाता था, इसलिए तो इसे कहते थे प्रोटेक्शन मनी, विच वर गिवन बाय द नॉन मुस्लिम्स टू दी रूलर्स। ये 1564 में उसने अबॉलिश कर दिया था अकबर ने। एंड एज दीज टू वर बेस्ड ऑन द रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्वियसली क्योंकि तीर्थ पे जाने के लिए उन लोगों को टैक्स देना पड़ता था जो मुस्लिम्स से दूसरी कम्युनिटी के होते थे, जो मुस्लिम्स नहीं, मुस्लिम्स के अलावा जो दूसरी कम्युनिटी के हिंदू, जैन ये लोग होते थे, इनको टैक्स देना पड़ता था, तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन थी। और जजिया भी उनको ही देना पड़ता था जो नॉन मुस्लिम थे, तो इसलिए रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे उसने ये सब दोनों को हटा दिया था, इन टैक्सेस को। लेकिन औरंगज़ेब ने जब आया, औरंगज़ेब का रूल आया बाद में, कई सालों के बाद, जजिया टैक्स उसने फिर से री इम्पोज कर दिया। अगले पॉइंट में यही है, ऑल मुगल एम्परर्स ग्रांट्स भी देते थे बिल्डिंग्स बनाने के लिए, और अलग अलग मंदिर और अलग अलग स्थान ऐसे बनाने के लिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मंदिर, मस्जिद, इन चीज़ों के लिए ग्रांट्स भी दिया करते थे। हाउएवर औरंगज़ेब के टाइम पे जजिया दोबारा से इम्पोज कर दिया नॉन मुस्लिम लोगों पे। एम्परर प्रोटेक्ट्स 4 एसेंस ऑफ सब्जेक्ट्स, जान, माल, नामुस और दीन। जान मतलब लाइफ, माल मतलब प्रॉपर्टी, ऑनर मतलब नामुस, ऑनर मतलब आपकी डिग्निटी, जो आपका नामुस उसके कहते थे, और फेथ आपका दीन। तो ये समझा जाता था कि जो एम्परर है, राजा है, वो इन 4 चीज़ों की रखवाली करता है, जान, माल, ऑनर और फेथ की। फेथ कैसे? फेथ आपका जो आप जिस भी धर्म में मानते हो, जिस भी गॉड में मानते हो, तो उसका फेथ की प्रोटेक्शन करना, उसको सपोर्ट करना,
ऑनर मतलब कि जो आपका एक डिग्निटी के साथ रहने के लिए जो आपको चाहिए डिग्निटी, उसको प्रोटेक्शन देना, आपके और आपकी प्रॉपर्टी और आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन करना, ये एम्परर के 4 एसेंस होते हैं। तो इसलिए एम्परर की पावर जो है ऊपर होती है। तो ये ऐसा आइडियल बनाया हुआ था। एंड इन रिटर्न क्या चाहता था वो, कि सब उसके आगे झुकें, ओबीडियंस दें, और सब उसकी बात को माने, ओबीडियंस, ठीक है। एंड अ शेयर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द पीपल, और जो लोगों के पास जो होता था, जैसे कुछ भी कमाते थे वो लोग, तो उससे इनकम टैक्स दें या कुछ भी बाकी चीज़ों, जो शेयर ऑफ द रिसोर्सेज फ्रॉम द पीपल, या जैसे कोई खेती बाड़ी करता था तो उससे उसका लेते थे, शेयर लेते थे उसमें से भी। तो ओनली सॉवरन्स वर थॉट टू बी एबल टू ऑनर, मतलब ये ऐसा उन्होंने बना रखा था इसका एक आइडियल, कि जो सॉवरन है, मतलब जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर वाले, जैसे राजा है या कोई और, राजा ही था सबसे सॉवरन, तो वो ही लोग मतलब इस चीज़ की प्रोटेक्शन कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो एक तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट था बिटवीन विद द पावर एंड डिवाइन गाइडेंस, मतलब कि लोगों के बीच का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हो इसको, कि राजा और लोगों के बीच का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं तुम्हें तुम्हारी जान की प्रोटेक्शन करूँगा, तुम मुझे ओबीडियंस दो। तो दिस काइंड ऑफ द रिलेशनशिप वॉज देयर। सो दीज वर द एलिमेंट्स। इसी के साथ क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के। एंड नेक्स्ट और आपको मैं सिलेबस के जितने भी क्वेश्चंस हैं या और भी जितने भी चैप्टर्स हैं उसके बारे में बताता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।